हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है जो कि फर्स्ट पेपर में आता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं और ये भी सिलेबस में जो 30% कम किया गया है उस चैप्टर में इसकी मौजूदगी है। ये चैप्टर मौजूद है उसमें। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको हम बहुत जल्दी समाप्त करने वाले हैं और इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए, तो आज का ये वीडियो भाग 1 है। यहाँ से आप देखना प्रारंभ कीजिएगा और इसको पार्ट बाय पार्ट रेगुलर अपने टाइम पे देख सकते हैं। टाइमिंग है आपका शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में ये क्लास चलाई जाती है। किसका? फिजिक्स का। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है उसको प्रारंभ करने से हम आपको कुछ पहले बता दें कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसी के बारे में हम समझेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है पहले, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे होती हैं जिन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। कहने का मतलब जिस तरंग को चलने के लिए या फिर संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन तरंग को हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है, जिसको किसी बिना माध्यम का चलता है उसे कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको तैयार हो जाए। अगर इस चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं तो इस चैप्टर का पहला हेडिंग आपको यही मिलेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ गुण हैं जो कि हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा और इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें, पहला इसमें बताया जा रहा है क्या, इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। तो इनकी ऊर्जा, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होता है, बंटता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है क्या, यह तरंग, कौन तरंग? वैद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। 2 पॉइंट नोट करिए। आगे बढ़ेंगे तो तीसरे पॉइंट में बताया क्या जा रहा है, तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है कि यह तरंगे, कौन सी यह तरंगे? वैद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित व अपवर्तित होती हैं। जिस तरह प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, जिस तरह होता है वैसे ही वैद्युत चुंबकीय तरंग की भांति कार्य कर, ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है वह प्रकाश की भांति कार्य करता है। बात समझ में आ गई? प्रकाश में होता है ना, प्रकाश का अपवर्तित हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, तो उसी तरह इस चुंबकीय तरंग में भी जो तरंग होती है वह उसके भांति काम करती है प्रकाश की। इसमें भी परावर्तित और अपवर्तित होता रहता है। आगे बढ़ेंगे। चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है क्या, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना माध्यम का चलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास टार्च है, बाय द वे छोटा सा एग्जांपल है, लाइट लिए हैं, तो अगर टार्च को जब हम जलाएंगे तो क्या उसको जाने में किसी माध्यम की जरूरत होगी? नहीं ना, वो तो बस तुरंत फोकस मारेगा, चला जाएगा, किसी माध्यम से नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि जो तरंगे होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उनके संचरण का मतलब चलने के लिए, गमन के लिए, गति के लिए, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी के माध्यम से वह नहीं चलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये इनके कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ गुण थे जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे से रिलेटेड हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया और उम्मीद करेंगे आप इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा काम आता रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट समझ लेते हैं। 5वें पॉइंट बताया क्या जा रहा है, 5वें पॉइंट में बताया जा रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे उदासीन होती हैं, अतः वे वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? उदासीन होती हैं, अतः इसलिए वे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। 7वां समझ लेते हैं।
7वें पॉइंट बताया जा रहा है क्या, किसी पदार्थिक माध्यम में, जैसे कोई पदार्थिक माध्यम है उसमें वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो होती है वो क्या होती है, v बराबर 1/√μ इंटू एप्साइलन। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे हम 1 इतना है तो इसको लिखेंगे C/μr, ये हो जाएगा μr और ये हो जाएगा er। ठीक है, C बराबर, तो इसमें μr क्या है, ये फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा, μr हो जाएगा आपका माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता। माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम दिखाएंगे μr से, और ये जो er है, एप्सिलॉन r है, इसको कहेंगे माध्यम की विक्षेपित विद्युतशीलता। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, ये हो गया आपका 7वां प्रॉपर्टीज, 7वां गुण है। 8वें गुण को भी क्लियर कर देते हैं और 9वें को भी। ठीक है, इसमें काफी गुण हैं तो आप इसको समझते रहेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि पॉइंटिंग सदिश S बराबर 1/μ0 इंटू ई वेक्टर E इंटू वेक्टर B का क्या होता है, औसत तरंग की तीव्रता को परिमाण व दिशा दोनों ही दर्शाता है। ठीक है, पॉइंटिंग सदिश जो होता है S बराबर 1/μ0 वेक्टर E इंटू वेक्टर B का औसत मान तरंग की तीव्रता को परिमाण व दिशा दोनों ही दर्शाता है। आगे समझेंगे। 9वें पॉइंट में बताया जा रहा है क्या, 9वें पॉइंट में बताया जा रहा है कि ये तरंगे, कौन सी तरंगे, ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इसी की बात की जा रही है। ठीक है, ये तरंगे वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों को से प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो ये 9वां पॉइंट था, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। तो आगे हमारा एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, जरा उसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, और उसको नोट भी कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए कौन सा टॉपिक है। चलिए तो समझिएगा क्या है अगला पॉइंट हमारा। अगला पॉइंट हमारा यही है, क्या है, किसी माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल का निर्धारण। तो किसी माध्यम में, मतलब कोई माध्यम होगा उसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है, उसी का हम निर्धारण इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसको करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, माना किसी क्षण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों का तात्क्षणिक मान क्या है, आपको हम लिख के बताते हैं। इसका मान है E बराबर E0 साइन, ठीक है, साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, किसी क्षण क्या है, तात्क्षणिक मान ये है, इसको मानिए समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा। और जो B है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है, B बराबर B0 साइन, ठीक है, B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया। चलिए, तो इतना समझ में आया तो इतना नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं इसके, तो आगे बढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, चलिए तो समीकरण 1 जो है हमारा, हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो उसका जब अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dE अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू k का नहीं होगा, k बाहर आ जाएगा, k, ठीक है, k एप्सिलॉन k E0 कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा जब kx है तो x का हो जाएगा kx, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी।
ठीक है, इतना आएगा। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, चलिए तो ये समीकरण 1 का हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। ठीक है, चलिए अवकलन किया है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं किया है, समाकलन नहीं किया है। ठीक है, चलिए अवकलन समाकलन बड़ा अंतर होता है, चीज ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अब समीकरण 2 का करेंगे। तो समीकरण दिखाई दे रहा है, चलिए थोड़ा और दिखाई देगा, ऊपर कर लेंगे तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका हम करेंगे t के सापेक्ष। तो समीकरण 2 आपका यही ना है, तो t के सापेक्ष करेंगे तो यह हो जाएगा db अपॉन dt इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ओमेगा b0 cos kx माइनस ओमेगा t। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। चलिए तो इसका हो गया आपका अवकलन। तो जिसका इसका अवकलन कर चुके हैं उसको समीकरण 1 मान चुके हैं, नया समीकरण। जैसे इसको माने तो उसका समीकरण 3 हो गया, और इसका किए तो इसका समीकरण 4 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे मैक्सवेल के समीकरण अनुसार, मैक्सवेल के समीकरण अनुसार, मैक्सवेल के समीकरण अनुसार क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा डीई अपॉन डीएक्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डीई अपॉन डीएक्स दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो डीई अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन dt। क्लियर है, ये समीकरण, ये मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम वैल्यू रखेंगे सबका, डीई का जो आया है उसको रखेंगे, और डीएक्स जो भी है हम उसका पूरा का पूरा मान रखेंगे, समीकरण 3 और 4। समझ में आ रहा है। तो चलिए इधर रखेंगे डीई अपॉन डीएक्स का। तो डीई अपॉन डीएक्स का मान क्या है, ये पूरा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए ऊपर देखिए ध्यान से। तो ये डीई अपॉन डीएक्स का जो मान है ये ऊपर दिया गया है, यहाँ पे देखिए, है ना, ke0 cos kx माइनस ओमेगा t। तो इसका हम मान रखेंगे यहाँ पे। चलिए रख के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो जब रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा k, ठीक है, ke0 cos kx माइनस ओमेगा t, ये हो गया, इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस हटा देंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा b0 cos kx माइनस ओमेगा t। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, अब यहां से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको काट लेते हैं। ये आपका कटेगा cos kx अपॉन, ये कट जाएगा पूरा, और ये पूरा कट जाएगा। कट गया तो मिलेगा हमको क्या, जो हमको मिलेगा उसको ध्यान दीजिएगा। करेंगे क्या, ये जो k है, ठीक है, k को हम लिखेंगे k। ठीक है, अब क्या करेंगे, k हो गया, और ये जो w है इसको इधर भेजेंगे, तो k अपॉन w इज इक्वल टू E0, आप ये हो जाएगा इसके बट्टे में E0 अपॉन B0। ठीक है, तो हमको एक फार्मूला पता है, क्या है, k बराबर ओमेगा अपॉन c होता है। तो k बराबर ओमेगा अपॉन c होता है। अगर हम c का वैल्यू निकाल दे तो c बराबर मिलेगा k अपॉन ओमेगा, ये मिलेगा।
तो सी की जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। सी कहाँ है हमारा, सॉरी, इसकी जगह पे हम सी का मान रख सकते हैं, के अपॉन ओमेगा, तो के अपॉन ओमेगा की जगह पे सी रखेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आपको आएगा। तो यहाँ से जब रखेंगे तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू E0 अपॉन B0। ये आ गया आपका फार्मूला, समझ में आया। चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो एक चीज और आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपको बताएं कि ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या है, ओमेगा है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 2 पाई एफ की जगह हम इस बार एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब सी है, सी को हम लिख सकते हैं क्या, सी प्रकाश की चाल है, तो इसको लिखेंगे 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा और एन लेमडा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आएगा ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लेमडा। तो इसका तो मनवा सी होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखे ना सी इसके बराबर, तो इसको लिखेंगे सी बराबर एन लेमडा, सी बराबर एन लेमडा। तो यहाँ देखिए एक सूत्र और आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नोट करेंगे तो आपको 2 फार्मूले यहाँ से तैयार हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब टॉपिक था, इसको आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों में से यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही लाजवाब तरीके से है। थैंक यू वेरी मच। और एक पॉइंट और है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे आपको बता दे, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या होता है उसके बारे में जरा समझ लीजिए आप लोग। विस्थापन धारा बताया जा रहा है क्या, मैक्सवेल ने बताया कि विस्थापन धारा के लिए जो मैक्सवेल हैं उन्होंने बताया कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। कहने का मतलब वो बताए थे कि जो चालक है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, बल्कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह बताए थे मैक्सवेल ने, ठीक है। इस प्रकार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उस क्षेत्र, ठीक है, उस धारा के समतुल्य है जिसका प्रवाह तभी तक होता है जब तक कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तथा यह धारा उसी प्रकार चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है जिस प्रकार चालक में प्रवाहित होने वाली चालन धारा। अतः किसी परावैद्युत माध्यम, ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम में इस प्रकार उत्पन्न धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। तो ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करेंगे और इसको समझेंगे तो विस्थापन धारा का टॉपिक जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है रेखीय समाकलन इक्वल टू ई वेक्टर ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो विस्थापन धारा क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।